हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। मैं अब इंस्टाग्राम पर भी हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो गो एंड फॉलो मी। मैं अपने आने वाली वीडियोस अपडेट उसी में देती हूँ। आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे आगे की वीडियोस देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, वो मूवमेंट को किस नजरिए से देख रहे थे उस समय। Let us now look at different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement and what were their ideals? What did Swaraj means to them? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था, उनको इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के पीछे मोटिव क्या था और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। सबके लिए शुरू में मैंने बता दिया था कि सब सोशल ग्रुप्स के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। जैसे प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था अब उस कन्फाइंड एरिया से निकल करके अपने परिवार से मिल सके। तो पीसेंट्स के लिए मतलब था रेवेन्यू से छुटकारा पाना। ठीक है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मोटिव डिफरेंट था। ठीक है, in the countrysides, rich peasants communities like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in this movement. कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज में जो रिच पीसेंट्स कम्युनिटीज थे, रिच पीसेंट कम्युनिटीज में कौन हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड्स हो जाएंगे, जमींदार्स हो जाएंगे। ये जब जो थे स्पेशली यहाँ पे मेंशन हुआ है पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। दे वर वेरी एक्टिव इन दिस मूवमेंट, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशंस एंड फॉलिंग प्राइसेस। ट्रेड डिप्रेशन, हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक में इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में बात किए थे, जहां वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, जहां पर पैसे की गिरावट हुई थी, तो इनकी वजह से जो ये रिच पीसेंट्स थे, इन पर भी इफेक्ट पड़ा था। उनके भी चीजें कम दामों में, या तो कम दाम में बिकती थी, या फिर अगर ये नहीं बेच रहे तो उनके सामान रखी रह जाती थी, मतलब इनका मुनाफा खत्म हो गया था। ठीक है, एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, they found it impossible to pay the government revenue demand. गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड मतलब गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू, तो उनका तो फिक्स था, चाहे आपका प्रोडक्शन हो चाहे मत हो, चाहे आपका इनकम हो चाहे मत हो, लेकिन उनको तो रेवेन्यू चाहिए था। तो एज देयर कैश रेवेन्यू डिसअपियर्ड, किसका, ये जमींदारों का, लैंडलॉर्ड्स का कैश रेवेन्यू तो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बिक नहीं रहा था। तो उनके लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिमांड्स को फुलफिल करना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया था। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और जब इन्होंने गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखा, इन्होंने नहीं बोलेंगे, जब 11 डिमांड्स गांधी जी जब लेकर गए थे इरविन के पास में, तो वहां पर इन लोगों का भी डिमांड्स था, और इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने उस रेवेन्यू को कम करने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो कंट्री साइड के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। ठीक है, these rich peasants become enthusiastic supporter of the civil disobedience movement. इन लोग एकदम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। और ये जो रिच पीसेंट्स थे, इन लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, एंथुसियास्टिक मतलब खूब एनर्जेटिक सपोर्टर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, और वो अपने कम्युनिटीज के अलग अलग जो लोग थे, जो रिलक्टेंट थे, जो हिचकिचा रहे थे कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें कि ना करें, ऐसा जो सोच रहे थे, उन लोगों को इन्होंने समझाया, फोर्स किया टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट मूवमेंट। अंग्रेजों के सामान को बॉयकॉट करना है, इसमें इनका बहुत बड़ा सपोर्ट था।
For them, the fight for Swaraj was a struggle against the high revenue. और इन पीसेंट्स कम्युनिटीज का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना या फिर कहे कि स्वराज का मतलब इनके लिए था रेवेन्यू से छुटकारा पाना. Want they स्वराज was a struggle against high revenues. उनको ये high revenue से छुटकारा चाहिए था. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो उन्होंने सडनली कॉल ऑफ कर दिया था. पहले नॉन कोऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया उसको भी कॉल ऑफ कर दिया. तो इसकी वजह से जो ये जो कंट्री साइड की जो पीसेंट्स कम्युनिटीज थे वो भी दुखी हो गए थे. उनको लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. तब उनका क्या एक विश्वास जो गांधी जी के लिए था वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगा था कि गांधी जी तो जब देखो कुछ अच्छा होते होते रहता है तब तक में वो मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं और जो चीजें जस की तस रह जाती है. तो जब उन्होंने सेकेंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करने के बारे में सोचा तो सब लोग रिफ्यूज कर रहे थे कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ठीक है, आगे द पुअर पीसेंट्रीज. अब हम मतलब गांव में ही एक थे रिच जो कि लैंडलॉर्ड्स और जमींदार थे और दूसरे कौन थे, आम किसान जिसके पास जमीन नहीं थी. मतलब या तो वो दूसरों की जमीन में काम करते थे या फिर रेंट पे लेकर के काम करते थे. तो जो पुअरर पीसेंट्रीज थे वर नॉट इंटरेस्टेड. The poor peasantries were not just interested in the lowering of the revenue demands. Many of them were small tenants. कल्टिवेट की टेनेंट्स मतलब जो दूसरे के लैंड जैसे जमींदारों से लैंड लेकर के उस पे काम करना और समय समय पे रेंट को देना. ठीक है, तो मेनी ऑफ देम वर, ये पुअर पीसेंट्रीज में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्मॉल टेनेंट्स से जो जमींदारों से लैंड लेकर के उनमें उनके लैंड में काम करते थे. ठीक है, एंड हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स. एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड द कैश इनकम ड्विंडल, जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और काफी दिनों तक चला तो उनकी जो कैश इनकम यहाँ भी वही था. जैसे जमींदार लोग प्रॉब्लम में आए थे उसी प्रकार ये तो वैसे भी गरीब थे तो इनका भी सेम प्रॉब्लम था. कैश इनकम इनका भी लड़खड़ाने लगा था. एंड द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट्स. तो इनको रेंट देने में, लैंडलॉर्ड से जो जमीन लिए थे उसका तो उनको रेंट देना था तो वो रेंट देने में भी वो बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे थे. दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी लैंडलॉर्ड्स टू बी रेमिटेड. अब इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, इनके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या था कि ये चाहते थे कि जो इनका अनपेड रेंट है, जो उन्होंने रेंट पे नहीं कर पाए थे, लैंड का जो रेंट वो जमींदारों को या लैंडलॉर्ड्स को नहीं पे कर पाए थे, उनसे उनको छुटकारा मिल जाए, रेमिट हो जाए. ठीक है, दे जॉइंड अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट. उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जो कि वन और द अदर पार्टीज ने चालू किया था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ने चालू किया था. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and the landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign. अब क्योंकि कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों पे कहीं ना कहीं डिपेंड्स थी. मतलब उनको जैसे कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई मूवमेंट चालू कर रहे हैं या उनको किसी मतलब इनको कहीं ना कहीं से जमींदारों से या लैंडलॉर्ड से इनको सपोर्ट रहता था उसमें. तो इन लोगों ने, कांग्रेस ने बहुत अनविलिंगली सपोर्ट किया था नो रेंट कैंपेन. मतलब ये जो पुअर पीसेंट्री ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू ही ये चाहते थे कि इनका
जो रेंट है वो रेमिट हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने बोला तो था, लेकिन बहुत अनमने मन से बोला था, टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, मतलब नहीं चाहते थे नो रेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इनको सपोर्ट करेंगे ना तो जो जमींदार और लैंडलॉर्ड से वो हो सकता है इनके, क्योंकि ये रेंट किसको दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स को दे रहे हैं। तो अगर नो रेंट को अगर इन लोग फुल मानते हैं तो कहीं ना कहीं जमींदारों को नाराज करते हैं, इसलिए इन लोगों ने अनविलिंगली पुअर पीसेंट्री को सपोर्ट किया। ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीसेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। ठीक है, इसलिए इन लोगों के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था ना। अब तीसरे में चलते हैं। अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, जमींदारों लैंडलॉर्ड्स के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा पुअर पीसेंट्री के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, बिजनेस क्लासेस का क्या हाल चाल था, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन लोग किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो इन लोग को क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस समय एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे वो टोटली इन्वॉल्व हो गए थे वॉर में। तो जब उन लोग टोटली इन्वॉल्व हो गए ना वॉर में, तो इन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हो गया था। इन लोगों का पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। तो इस समय जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे इनको फायदा हुआ, इस समय का इन लोग फायदा उठाए और इन लोगों ने अपने बिजनेस को फ्लरिश किया और इनको बहुत मुनाफा हुआ इस समय। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल, जो कि हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इस साल शायद ना पढ़ें, लेकिन कभी अगर आएगा तो हम लोग इस टॉपिक को पूरे की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ वो चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, ये जो बिजनेस क्लास थे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, कीन वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड थे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। तो इन लोग जब इनको मुनाफा होने लगा तो इन लोगों को लगने लगा कि क्यों ना हम ब्रिटिश पॉलिसीज को अब रेस्ट्रिक्ट करें, मतलब अब जो हमको मुनाफा हुआ वो मुनाफा को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये कंटिन्यू हम कैसे कर सकते हैं कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हमारे देश में आए ही ना। ठीक है, तो कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। जिस भी वजह से उनके बिजनेस एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स रेस्ट्रिक्शंस आते थे, दे स्टार्टेड रिएक्टिंग अगेंस्ट दोस पॉलिसीज। ठीक है, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट। अब ये कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे रेस्ट्रिक्शंस, भाई अपने बिजनेस को एज इट इज मेंटेन करने के लिए उनको कॉलोनियल पॉलिसीज में रेस्ट्रिक्शंस लाना था, तो कैसे ला सकते थे। सबसे पहला कि उनको फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट को बंद करवाना पड़ेगा। तो दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage the import। और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो रुपये का आवाजावी होता है ना, हमारे रुपीस उनके देश में, उनका मनी हमारे देश में आता है, या हमारा जो एक्सचेंज होती है, मनी एक्सचेंज होती है बिजनेस करते समय, दैट वुड डिस्करेज द इंपोर्ट। जब हम उनको इंपोर्ट करने के लिए जब हमसे ज़्यादा हाई ड्यूटीज देंगे इंपोर्ट का, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो डिस्करेज होगा ही होगा। ठीक है, तो टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, मतलब एक एसोसिएशन फॉर्म किया, in Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries। ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था या फिर एसोसिएशन बोलेंगे। इन लोग सब ऑर्गेनाइज होके दे वांटेड देयर बिजनेस टू फ्लरिश एंड दैट, वो कैसे हो सकता था, वो कॉलोनियल पॉलिसीज में रेस्ट्रिक्शंस लगाकर ही हो सकता था। तो उन्होंने FICCI
फॉर्म किया 1927 में, लेड बाय उनका जो मेन लीडर थे, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। ये उनके लीडर्स थे। द इंडस्ट्रियल attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। और इसी तरीके से उनको ये चीज समझ में आ गया था कि अगर हमको ये सब चीजें मनवानी है अंग्रेजों से, तो इसके लिए हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और दिस इज हाउ दे हैव participated in civil disobedience movement when it was firstly launched। They gave finance assistance and refused to buy and sell the imported goods। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने फाइनेंस असिस्टेंस दिया एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल द इंपोर्टेड गुड्स। अब ये क्या चाहते थे कि जो गांधी जी हैं या फिर उनके सपोर्टर्स हैं, इन लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को खरीदना और बेचना बंद कर दें, या फिर उनके सामने ये डिमांड रखें कि वो अपने प्रोडक्ट्स हमारे देश में ना लाए या फिर हाई ड्यूटीज लगाए, मतलब किसी भी तरीके से वो पॉलिसीज में रेस्ट्रिक्शंस चाहते थे। एंड मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। और बिजनेसमैन लोग ने उनके नजर में स्वराज came to see स्वराज as a time, वो टाइम जब colonial restrictions बिजनेस में नहीं रहेगा और इन लोग पूरे आराम से अपना बिजनेस कर पाएंगे और अपने बिजनेस को फ्लरिश कर पाएंगे। इनके लिए स्वराज का मतलब ये था। ठीक है, बट आफ्टर द फेलियर and the round table conference, after the failure of the round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic। जैसे गांधी जी ने फर्स्ट सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने देखा, जैसे गांधी जी लंदन से आए और उन्होंने बताया कि उनके सारे डिमांड्स को निगोशिएट कर दिया गया है और वो तो सही हुआ, उसके बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तुरंत बंद कर दिया, तो इनकी जो एनर्जी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। They were apprehensive of the spread of the militant activities and worried about the prolonged disruption of the business as well as of the growing influence of socialism among the younger member of the Congress। और इनको समझ में आने लगा था कि ये सत्याग्रह और ये मतलब क्या बोलते हैं, टेढ़ी उंगली से काम निकालना पड़ेगा, ऐसा वाला हाल था। और ये लोग चाहते थे कि यंगर जनरेशन के साथ मिल करके काम करें, मतलब इनको किसी भी हालत में भगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। हमने पढ़ा रूरल एरियाज के दो टाइप के लोग, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, दूसरा पुअर पीसेंट्स, तीसरा हमने बिजनेस क्लास के बारे में पढ़ा, ओनर्स जो थे, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते थे। ठीक है, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर। ये लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। रीजन क्या था? एज द इंडस्ट्रीज कम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। क्यों? क्योंकि इनका जो पंगा था ना, वो तो इंडस्ट्रियल वर्कर ओनर्स के साथ में था। ज्यादा देर काम करवाना, कम वेजेस देना, ये कौन कर रहा था? इंडस्ट्रियल वर्कर कर रहे थे। इनका अंग्रेजों के साथ कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं था। इनकी जो लड़ाई थी वो इंडस्ट्रियल ओनर्स के साथ में थी। तो जब कांग्रेस ने इंडस्ट्रियल ओनर्स का साथ दिया तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड था कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे सकती थी, इसीलिए बहुत कम पार्टिसिपेंट्स वर्किंग क्लास से मिला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। एज द इंडस्ट्रीज कम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड aloof, but in spite of that, some workers did participate in the CDM, selectively adopting one of the ideas of the Gandhian program. लेकिन इसके बावजूद कुछ वर्कर पार्टिसिपेट किए थे। उनका मोटो क्या था? सिलेक्टिंग, एडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम।
यहाँ पर किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए नहीं लड़ रहे, वो मोटो नहीं था। मोटो क्या था कि हमको ब्रिटिशर से, हमको स्वराज चाहिए और ब्रिटिशर से छुटकारा चाहिए। तो कुछ लोग जो पॉजिटिव थॉट्स के थे, उन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया, जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड द पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, दिस वर द टॉपिक। ये था फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना, एक रीजन था, वो तो पूरा ऑलमोस्ट सभी लोग ही कर रहे थे। लेकिन दूसरा था एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस, मतलब इनको इंडस्ट्रियल ओनर्स जो थे वो लो वेजेस दे रहे थे, पुअर वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहे थे, तो इसके खिलाफ भी इनकी लड़ाई थी। भले ये मतलब इन लोग अपना लड़ाई कर रहे थे, ये अलग बात है कि अनविलिंगली वर्किंग क्लास, अनविलिंगली कांग्रेस उनका साथ दे रही थी, लेकिन फिर भी ये अपना पार्टिसिपेट किए थे। इनका एक मतलब मकसद था कि चलो हम पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ उनका होगा। ठीक है। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। इस तरीके से इन लोगों ने अपना क्या दिखाया, अपना रिफ्यूजल दिखाया, अब कि हम सीडीएम के पार्ट हैं, हम अंग्रेजों के साथ में नहीं है। 1930 में थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन। इस तरीके से बहुत सारे वर्कर्स ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। क्या पहना था, गांधी कैप पहना था, रैलीज में पार्टिसिपेट किया था, बॉयकॉट कैंपेन में साथ दिया था। But the Congress were reluctant to include workers' demand as a part of its program of struggle। लेकिन फिर वहीं पे जैसे जमींदारों से इनको हेल्प मिल रहा था, तो इन्होंने उनका साथ नहीं दिया, किसका, पुअर पीसेंट्री का साथ नहीं दिया। वैसे ही इंडस्ट्रियल ओनर से इनको हेल्प मिलता था, सपोर्ट मिलता था, तो इन्होंने यहाँ पर वर्कर्स का भी साथ नहीं दिया बोलेंगे, लेकिन अनविलिंगली साथ दिया था। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रीज एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस, क्योंकि इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट मीन आइसोलेट, अकेला कर देगा इंडस्ट्रीज को एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। तो ये रीजन था कि कांग्रेस इंडस्ट्रियल ओनर्स का ही साथ देंगे और वर्किंग क्लास का साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर उनका सपोर्ट, ओनर्स का सपोर्ट खत्म हो जाएगा, तो इनको मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, वुमेन भी बहुत पार्टिसिपेट किए थे। ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू देम। सब बहुत सारी औरतें अपने घरों से आई और गांधी जी की जो भी गांधी जी बोलते थे उनको बहुत ध्यान से सुनते थे। एंड दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्वर शॉप। इस तरीके से उन्होंने वुमेन भी सीडीएम में पार्टिसिपेट की थी। दे वेंट टू जेल, बहुत सारी औरतें जेल में भी गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, मतलब बड़े बड़े घरों से भी थे। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीसेंट हाउस होल्ड, जमींदारों के, लैंडलॉर्ड्स के घर से भी वुमेन आके पार्टिसिपेट किए थे। आप यहाँ देख सकते हैं वुमेन, हाउ द वुमेन जॉइन द नेशनलिस्ट प्रोसेशन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। मेनी वुमेन फ्रॉम for the first time in their lives moved out of their homes onto the public arena. Amongst the marches you can see many old women or mother with children in their arms। अब देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जगह से वुमेन सॉल्ट मार्च के समय में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मूव्ड बाय गांधी जी, यहाँ पे तो इन लोगों ने साथ दिया। अब गांधी जी क्या चाहते थे, मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ द वुमेन। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, गांधी जी का कॉल था कि सब लोगों को पार्टिसिपेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहते थे, और वुमेन को लगता था कि ये एक सेक्रेट ड्यूटी है, मतलब क्या बोलेंगे, जैसे भगवान के लिए हमारी आस्था होती है, वैसे मतलब नेशन के लिए कुछ करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने सीडीएम में
पार्टिसिपेट किया। एट दिस इंक्रीज टू पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन्स एनी रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज विजुअलाइज। इतना सब होने के बावजूद भी हमने देखा कि जो आम जनता जो थे, मतलब जो लोग थे, लोगों के सोच में ज्यादा चेंजेस नहीं ला पाए। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, जेल भी गए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी प्रोटेस्ट में साथ दे पा रहे हैं। सब कुछ देखने के बावजूद लोगों की धारणाओं को वुमेन्स चेंज नहीं कर पाए थे। और गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन, और गांधी जी भी उनकी बातों से कन्विंस, मतलब जो मेल मेंबर्स जो सोसाइटी के थे उनकी बातों से कन्विंस होकर उनको भी लगने लगा कि वुमेन का काम क्या है, लुक आफ्टर द होम, घर को देखना, बच्चों को देखना, उनके घर में जो बुजुर्ग है उनको देखना, वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी वाइफ बन के घर पर रहे। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत समय तक, यही बात, यही समय नहीं है, बहुत समय तक के भी कांग्रेस जो थे वो वुमेन को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देने में हिचकिचाते थे। उनको लगता था कि वुमेन इम्पॉर्टेंट पोजीशन को संभाल नहीं सकती थी, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को संभालना उनके बस की बात नहीं है। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। ये सिर्फ एक एज ए सिंबॉलिक प्रेजेंस में ही उनकी मतलब उनको गांधी जी मतलब एज ए सिंबल यूज कर रहे थे कि हाँ दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, बट अंदर से उनको लगता था कि वुमेन शुड स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर देयर फैमिलीज। ठीक है, वी कैन मूव टू नेक्स्ट टाइम में we'll move to the next topic and continue. ठीक है, okay, bye, see you.